मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है और इस मुकद्दस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि शैतान के चेले इस मुकद्दस महीने में अपना काम दिखा रहे होते हैं। बदकिस्मती से इसकी एक मिसाल पेशावर में देखी जा सकती है, जहाँ कुछ मफाद परस्त अवाम को लूटने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। हालांकि दुनिया के दूसरे ममालिक में जब भी कोई त्योहार आता है तो वहाँ कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मामला उलट है। पिछले सालों की तरह इस साल भी रमजान आते ही जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की, जिसकी फी किलो कीमत में 5 से 10 रुपए इजाफा किया गया और जो ओपन मार्केट में अब 60 से 65 रुपए फरोख्त हो रही है। अब आते हैं दूध और दही पर, जिसके निर्खों में भी 5 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कुछ सब्जियों की कीमतों में 100% तक इजाफा हुआ है, जबकि शहर में बड़ा गोश्त 300 और मुर्गी 175 से 180 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जिसके बाइस इस तमाम सूरत हाल से रोजादार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत तो जो वादे करती है जनाब वो तो झूठे ही होते हैं। जैसा कि आप इतने साल देख रहे हैं, इन्होंने कहा था कि रमज़ान में हम सब्सिडी देंगे, दूसरी हुकूमत ने उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। तो फिर उसके बाद ये नई हुकूमत आई, हमने सोचा शायद ये लोग तब्दीली का नारा भी था तो ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन वही है, कुछ तब्दीली नहीं आई। इस वक्त 3 मसले हैं, एक मिलावट है, एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और एक महंगाई है। ये तीनों ऐसे जिनको हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सक रही है और उसमें हमें नाकामी नज़र आती है। उसके अलावा बात यह कि गरीब आदमी गरीब तर हो रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और जब रमज़ान का महीना आ जाता है तो फिर अपने मनमानी पर चीज़ें को बेचता है। एक तो यह मसला है, दूसरा है कि हुकूमत जो बड़े बड़े दावे थे वो ऐसे कैसे रह गए और वो भी कुछ नहीं कर सकते। रमजान के मुकद्दस महीने में पेशावर में नाकिस और कम वजन अशिया की फरोख्त करने वाले अवाम दुश्मन अनासिर भी पीछे न हटे। फिरदौस फाटक, हश्त नगरी, सदर बाजार समेत अंदरून शहर के मुख्तलिफ बाजारों में नाकिस अशिया खुलेआम फरोख्त हो रही हैं, जबकि इन सब अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जिले इंतजामिया के पास एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स और फूड इंस्पेक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो सब इस माफिया के आगे बेबस नजर आते हैं। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया है, जहां आवाम रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन इक़दामात देखने समेत अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। हमारे प्रोविंस में वेब बेस्ड प्राइस कंट्रोलिंग मेकनिज़म जो है मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये शुरू किया है। इस सिस्टम को डिवाइस करने में उन्होंने तमाम कमिश्नर से, तमाम डिप्टी कमिश्नर से मशावरत की है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटियों की मीटिंग्स मुनक़द करने के बाद प्राइसेस जो हैं वो फिक्स्ड की गई हैं। उसमें कुछ फ्रेश आइटम की प्राइसेस हैं जो डेली बेसिस पर फिक्स हो रही हैं, कुछ ड्राई राशन की प्राइसेस हैं जो क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली फिक्स हो रही हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, मीट एंड मटन जो चीज़ें हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो फिक्स की जा चुकी हैं। हम मुसलमानों की आदत है कि जब ये माह रमज़ान आता है तो हम लोग लूट खसूट का बाज़ार गर्म कर देते हैं। एज ए नेशन हम लोग जो हैं वो उस तरफ माइल होते हैं कि जितने ज़्यादा मुनाफा हम कमाएँ लोगों से, गरीब लोगों से कमाएँ। तो उसके लिए ज़िली इंतज़ामिया ने 10 टीमें तश्कील दी हुई हैं। इन 10 टीमों की सरबराही जो है वो हर इलाके का एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा है और इनके ऊपर एक सुपरवाइजरी टीम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर पर मुश्तमिल है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर है, पेशावर के राशनिंग कंट्रोलर हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं और फिर मैं पूरे ज़िला पेशावर का ऑपरेशन जो है वो मैं उसको सुपरवाइज करता हूँ, लुक आफ्टर करता हूँ। अवाम को मियारी अशिया मुनासिब कीमतों पर फराहम करने के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स में भी रोजमर्रा की बेशतर अशिया गायब हैं। इन स्टोर्स में चीनी और आटा तो खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। दूसरी तरफ पेशावर शहर का बड़ा मसला हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को अशिया खुर्दनोश की स्मगलिंग भी है। माह रमजान में मुर्गी का गोश्त, बड़ा गोश्त और आलू जैसी सब्जी बगैर किसी पाबंदी के स्मगल हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि महकमे खुराक की इक्का दुक्का चेक पोस्टें मार्केटों और मुहल्लिका इलाकों में कायम तो हैं, मगर जो काम उन्हें करना है वो ये करती दिखाई नहीं देती। जिले इंतजामिया ने रमजान सस्ता बाजार तो लगा दिए, ताहम इन बाजारों में अशिया ज़रूरिया के निर्ख ओपन मार्केट के मसावी और मेयार बेहतर नहीं। पेशावर के शहरी इस बार भी नाजायज मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरांदोज़ों के रहमो करम पर रहेंगे। GFAR के लिए कैमरामैन सदी बंगिश और सप्तान बुखारी के साथ आदिल परवेज,
पेशावर। बेटे ने बाप से पूछा कि माह रमजान में तो शैतान को बंद कर दिया जाता है, फिर ये इतने गुनाह कौन करता है? बाप ने जवाब दिया कि शैतान छुट्टियों का काम जो देकर जाता है। बात है तो मजाक की, लेकिन हमारे यहाँ की सूरत हाल पर सादिक आती है। शैतान तो बंद होता है, लेकिन हम उसका दिया हुआ छुट्टियों का काम बड़े दिल से करते हैं। सबसे पहले तूफान आता है कंज्यूमर क्राइम का। फल हो या सब्जियां या सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया इतनी महंगी कर दी जाती हैं कि अवाम 24 घंटे का रोजा रखने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी। लेकिन आज बात होगी भत्ताखोरी की, एक ऐसा मसला जिससे ताजिर बरादरी कुछ ज्यादा ही परेशान है। यहाँ तक कि वजीर आजम के सामने वो फौज की तैनाती का मुतालबा भी कर चुके हैं। इस मसले का हल समझा गया था टारगेटेड ऑपरेशन को, लेकिन स्टेक होल्डर्स का रोना आज भी वही है कि भत्ताखोर पहले योमिया या हफ्तावार भत्ता लिया करते थे, और अब तो उन्होंने पैकेज देना शुरू कर दिए हैं, सीजनल पैकेज। ओल्ड सिटी एरिया की 100 से ज़्यादा मार्केट है। टिम्बर मार्केट, आयरन शीट मार्केट, मार्बल मार्केट, उस्मानाबाद, ये वो इलाके हैं जो कराची की मैशत का 80% इन इलाकों में मौजूद है। जो आज भत्ते की जो मजमूई सूरत हाल है उसका 90% इन एरियाज में है। ये वो एरियाज हैं जहाँ ईद पैकेज भी आता है, जहाँ रमज़ान पैकेज भी आता है। रमज़ान में मुबारक आते हैं तो ये पैकेज देते हैं कि हमें खैराती फ़ंड चाहिए। खैराती फ़ंड के नाम से, ज़कात खैरात के नाम से इनसे 3,000, 5,000, 10,000, जिस तरह किसी का स्टेटस है कारोबार का, उस हिसाब से इकट्ठा करते हैं। फिर ईद करीब आती है, ये मज़ीद पैकेज लाते हैं 10,000, 20,000, बाज़ लोगों से तो 1 लाख रुपए लेते हैं। ये है भत्ताखोरी के वो नए ट्रेंड। इसके बायस कराची की बिजनेस कम्युनिटी इतनी खौफजदा है कि उसने सरमाया लगाने के बजाय मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। कुछ अरसा पहले तक ये सूरत हाल इतनी खौफनाक थी कि भत्ताखोरों की मुसल्लह टोलियां किसी खौफ के बगैर शहर की मार्केटों में दाखिल होती और मुंह मांगा भत्ता वसूल करके लौट जाती। इस दौरान कोई ताजर मुजाहमत करता तो उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता ताकि दूसरे इस गलती से बाज रहे। आगे चलकर ये जुर्म करोड़ों और अरबों रुपए की ऐसी सनत बन गया कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बाकायदा मुनज़्ज़म गैंग बन गए, जिन्हें मुबैना तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अहलकार भी सपोर्ट करते रहे। लेकिन फिर शुरू हुआ टारगेटेड ऑपरेशन, जिसका एक हदफ कराची से भत्ताखोरों का खात्मा भी था। मगर 10 महीने गुजरने के बावजूद लग यही रहा है कि ये ऑपरेशन अपने मकासद उस हद तक हासिल ना कर सका जिसकी आवाम को तवक्को थी। इस ऑपरेशन के दौरान भी 5 सितंबर से लेकर अब तक सैकड़ों गैंग बस्ट हुए हैं एक्सटॉर्शन के। तो एक मुसलसल अमर है जो चल रहा है। देखिए, अगर हम लास्ट ईयर का कंपेयर करें तो लास्ट ईयर अगर जून की हम बात कर रहे हैं, इस जुलाई के महीने की बात नहीं करता मैं, लास्ट ईयर जून की बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर जून में हमारे पास टोटल 122 कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी जो तहरीरी तौर पर है। और इस साल जो है वो ये कंप्लेन जून के महीने में 1 जून से लेकर 30 जून तक 61 कंप्लेंट है। अब जबकि हम रमज़ान की बात कर रहे हैं तो देखें, रमज़ान में हमेशा यही सिलसिला होता है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है एक्सटॉर्शन या दूसरे क्राइम में की शरह में हमेशा इजाफा हो जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कंप्लेंट मिल रही हैं, हम उसका सदेबाब भी कर रहे हैं। यानी CPLC के पास ऑपरेशन से कबल भत्ताखोरी की 122 शिकायत थी, जो ऑपरेशन के बाद 61 हो गई। ये वो फर्क है जिसे किसी तरह भी तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये कि भत्ताखोरी के ये आदाद शुमार उन दरख्वास्तों से हासिल किए गए जो थानों या दीगर मुताल्लिका इदारों में दी गई, जबकि हकीकत ये है कि भत्ताखोरी का निशाना बनने वाले 70% से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए पुलिस को बताए बगैर चुपचाप भत्ता दे देते हैं। इसमें कुछ किरदार भत्ताखोरों की उस बदली हुई हिकमत अमली का भी है जो उन्होंने ऑपरेशन के बाद इख्तियार की। देखिए, अब कुछ नए ट्रेंड्स आए हैं क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट इदारों में तो वो जिद्दत पैदा ना हो सकी कि वो इन्हें रोक सकते, क्योंकि आज तक देखें गैर रजिस्टर्ड या गैर कानूनी सिमें तक बंद नहीं करवा सकी हुकूमत, जो कि असल हथियार है भत्ताखोरों का, दहशतगर्दों का, तखरीबकारों का। दूसरी तरफ देखें, भत्ताखोरों ने मार्केटों में जो काम करने वाले लोग हैं, सेल्समैन, मजदूर, ड्राइवर्स, मेहनत कश, उनके लिए भी पैकेज रख दिया है 5 से 10 हज़ार रुपये
کہ تم کسی بھی ایک دکاندار کا ہمیں سیل نمبر پرووائڈ کرو, اس کی ایکٹیویٹیز ہمیں مارکیٹ میں موجود رہ کے بتاتے رہو, تاکہ ہم اسے تھریٹ کر کے یہ کہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. جب آپ کو اس قسم کی کالز آئیں گی تو آپ کو لگے گا یہ مجرم ہمارے اطراف میں کہیں موجود ہے, تو آپ زیادہ ڈر جاتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے مارکیٹوں کے اندر سے مخبر پیدا کر دیا ہے. اس نئے حربے کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں واقع کپڑا مارکیٹ, پلاسٹک مارکیٹ, کاسمیٹک مارکیٹ, ریڈی میڈ گارمنٹ کی دکانیں, پرچون آئٹمز کے ہول سیل مراکز اور دیگر تجارتی و کاروباری مقامات بدستور بھتہ خوروں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں سے کراچی سے تقریباً 50% کاروبار جو ہے وہ پنجاب ٹرانسفر ہو چکا ہے. ہم لوگ جو پہلے مال لینے آتے تھے ہمارے پاس, آج ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں مال لینے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سارا گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے, نظام بگڑا ہوا ہے, کسی بیپاری کو تحفظ نہیں ہے. آتا ہے رستے میں لٹ جاتا ہے. آج کل فیصل آباد میں بہت اچھا کام ہے, لاہور میں کام ہے, ملتان میں کام ہے, ہر جگہ کام ہے. لے دے کے کراچی جو ہے اس کاروبار سے کافی سے زیادہ 50% سے زیادہ کم ہو گیا. اخراجات بھی اتنے جو بڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. وہی علاقہ جہاں خود وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 600 کی نفری دی جائے گی, 1000 کیمرے لگا دیے جائیں گے, یہاں لا انفورسمنٹ اداروں کی پکٹس بن جائیں گی, لیکن آج دیکھیں جو پکٹس تاجروں نے اپنے اخراجات پہ قائم کی تھی وہ خالی ہیں, کوئی نفری موجود نہیں ہے. اتنا اہم علاقہ ہے اولڈ سٹی ایریا کی, یہ جو مارکیٹ ہے جس کا میں ذکر کیا, وہاں کوئی نفری موجود نہیں ہے. جو مجرم چاہتا ہے وہ انہیں جا کے تھریٹ کرتا ہے. ایک بڑے اور مؤثر آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ ان ایریاز پہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں, جو پناہ لے لیتے ہیں اور جو وہاں سے کالز بھی کرتے ہیں, اپنے کارندوں کو بھی بھجواتے ہیں, ان کا صفایا ہونا چاہیے. مؤثر آپریشن کی بات آئی ہے تو ایک مرتبہ پھر جائزہ لیتے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کا, جسے مکمل طور پر ناکام اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ابتدائی چند ماہ کے دوران شہر میں اسٹریٹ کرائم, ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری سمیت مختلف جرائم کسی حد تک کم ہوئے, جس کا اعتراف تاجر برادری بھی کرتی نظر آئی. 70% جو ہے وہ خوف ختم ہو چکا ہے. میں گاہک کی بات کر رہا ہوں, گاہک آتا ہے. اب گاہک کوئٹہ سے بھی اتر رہا ہے, گاہک انٹیریئر سندھ سے بھی اتر رہا ہے, گاہک پنجاب سے بھی اتر رہا ہے. پہلے تو یہ حال تھا کہ بالکل سناٹے تھے. کافی اچھا کام ہوا ہے. پولیس اور خاص طور پر رینجرز بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ کام ہو رہا ہے اور کام ہوتا نظر آ رہا ہے. جو ایک منظم انداز تھا بھتہ لینے کا, وہ تو کافی حد تک بریک کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے, اور ابھی آپ کو یہ حالات ریکارڈ سے بھی پتہ چلیں گے. پچھلے سالوں میں جو اس ٹائم تک جو واقعات ہوئے تھے, اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت بہتر صورتحال ہے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں دوبارہ پہلے جیسی تیزی دیکھی جا رہی ہے, اور اس تیزی کا سب سے بڑا ہدف بزنس کمیونٹی بن رہی ہے. اس کا ثبوت وزیر اعظم کے حالیہ دورہ کراچی میں سامنے آیا, جس میں تاجر برادری نے وزیر اعظم پر واضح کیا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کا ابتدائی اثر ظاہر ہو چکا ہے. اغوا کاروں اور بھتہ خوروں نے ایک دفعہ پھر فون پر دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. دکانداروں کو ہزاروں لاکھوں روپے بھتے کی پرچیاں دینے کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا, اور شارٹ اور لانگ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتیں بھی دوبارہ زور پکڑ رہی ہیں. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ متاثرین پولیس سمیت متعلقہ اداروں سے بار بار رابطہ کرتے ہیں, مگر ان کی شکایت سننے والا کوئی نہیں. وزیر اعظم نے بزنس کمیونٹی کے تحفظات سننے کے بعد صوبائی حکومت کو تاکید کی کہ بار بار آئی جی بدلنے کے بجائے بھتہ خور اور اغوا برائے تاوان میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی پر دھیان دے. ادھر بھتہ خوری کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کا یہ اعتراض بھی سامنے آیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی کو بھتہ نہ دیا جائے, لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا رہی کہ بھتے کی عدم ادائیگی پر ان کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. ایک کا میں نام نہیں لے رہا, ہم سب تاجروں کو باقاعدہ بلا کے اس کی تھریٹ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے پیسہ دیا تو ہم سب آپ کے ساتھ نپٹیں گے. اب بتائیے, ہم تو فٹ بال بن گئے, ہم تو تاجر ہیں نا, ہم کیا کریں؟ نہ تو ہمارے پاس اسلحہ ہے لڑنے کے لیے, نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے مقابلہ کرنے کے لیے. ہم تو بے بس لوگ ہیں, ہمارے پہ فل دباؤ ہے. کراچی کی تاجر برادری ٹارگیٹڈ آپریشن سے مطمئن نہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ کام پولیس اور رینجرز کے بس کا نہیں. جرائم کا پیچیدہ معاملہ حل کرنا ہے تو کراچی کو فوج کے حوالے کرنا ہوگا. GFIR کے لیے کیمرامین علی سجاد کے ساتھ ذیشان شاہ, کراچی.
स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी वैसे तो कराची की एक पुरानी शनाख्त है, लेकिन माह रमजान में ये शनाख्त कुछ ज्यादा ही वाज़ेह हो जाती है। शहर में इन दिनों इन तीनों जुराइम का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। ईद खरीदारी के सिलसिले में मार्केटें खुलना शुरू हो चुकी हैं और शहरियों से लेकर ताजिर बरादरी तक इस सारी सूरत हाल से परेशान है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DIG ईस्ट मुनीर शेख। मुनीर शेख साहब, वेलकम इन आवर शो। शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर ताजिर बरादरी के मौक़िफ़ से तो आप वाकिफ ही हैं, जो वज़ीर आज़म की मौजूदगी में शहर में फौज की तैनाती का मुतालबा कर रहे हैं। इस मुतालबे की मौजूदगी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर पुलिस क्या कर रही है और माह रमजान में सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या प्लान तरतीब दिए हैं? थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कराची की जो सूरत हाल है वो वाकई आप किसी तक कह सकते हैं कि मुतमईन शुदा तो नहीं है, लेकिन पुलिस इस सारे अमल से बाखबर है। और मैं समझता हूँ जब से कराची ऑपरेशन शुरू हुआ है, फिगर्स आपके सामने हैं। अगर आप सिर्फ टारगेट किलिंग की फिगर्स देखेंगे तो वो करीबन कोई 50 या 55% के करीब रिडक्शन है। और इतने कम अरसे में अगर ये कहीं पर भी इतनी ज़्यादा रिडक्शन होती है तो पुलिस की बड़ी अचीवमेंट जानी जाती है। अब जब मार्केट की बात आती है तो इस मरतबा हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ आएंगे, क्योंकि अभी 15 रमज़ान के बाद ये मार्केट खुलेंगी और ज़्यादा रश बनेगा। तो इसमें हमने खास तौर पर जो पहले मोटरसाइकिल स्क्वाड बनाया था शहर के मुख्तलिफ ब्लैक स्पॉट्स के लिए, वो अभी हम सारी रीडाइवर्ट करेंगे अपनी तमाम तर एनर्जी वहाँ उन मार्केट में, ताकि बंदे आराम से सुकून के साथ अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकें। इसके अलावा वहाँ रिपोर्टिंग सेंटर्स भी होंगे और जो सर्च इन वेटिंग ऑपरेशन होगा करीब आबादियों का या करीब लोगों का या ऐसे मशकूक लोगों का, वो आप देखेंगे कि अब ज़्यादा तेज़ी से पुलिस और रेंजर्स की तरफ से बढ़ेगा, ताकि जो भी मशकूक अफराद हैं उनके पहले ही गिरफ्तारी मुमकिन हो, बजाय कि वो पहले स्ट्राइक करें। तो एक्स्ट्रा इसमें फोर्स भी हमें मिलेगी जो कि वहाँ पर डिप्लॉय होगी। न सिर्फ पुलिस काम करेगी बल्कि पुलिस नज़र भी आएगी इन तमाम मार्केट में, और फुट पेट्रोलिंग भी आपको नज़र आएगी, ताकि लोगों में एक एहसास रहे कि पुलिस की प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। रही बात आपकी टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन की, तो एक्सटॉर्शन के हमारे स्पेशल सेल्स अभी हमने डेवलप किए हैं यहाँ पर, जो कि रिपोर्टिंग सेल पर वहाँ पर सेंटर्स जो होंगे वहाँ पर मौजूद होंगे। और इस किस्म की कोई भी कॉल आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी टेक्निकलिटीज के साथ उस पर फौरी तौर पर रिएक्ट करें और फौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। तो टारगेट किलिंग की आप बात कर रहे थे, उसमें आप पुलिस के किरदार की बात करें तो एक चीज जो हमें सिर्फ इन 6 महीनों में नजर आई है वो ये है कि पुलिस को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है। तो पुलिस का मोराल क्या है? इस माह रमजान के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगा। इतना बड़ा टास्क आपके सामने, पुलिस का मोराल क्या है? इतनी बड़ी तादाद में किलिंग हुई है इस साल। मैं समझता हूँ कराची पुलिस आज से नहीं कई सालों से तकलीफ में है, मुश्किल में है, और जितनी किलिंग्स कराची पुलिस की हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये पाकिस्तान के किसी शहर में इतनी नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने एनकाउंटर्स में हलाक भी किया है और उसके बाद कुछ जो खतरनाक टारगेट किलर्स थे उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के हवाले भी किया है। शेख साहब, जो इस वक्त हम जिन क्राइम की बात कर रहे हैं और जिसको हमें सामना माह रमजान में भी है और कराची ऑपरेशन से लेकर अब तक हमें सामना, इसका टारगेट किलिंग जो पुलिस की है उससे किस हद तक लिंक है? लेकिन टारगेट किलिंग जो पुलिस की हो रही है वो सिर्फ हमारी प्रोएक्टिव पुलिसिंग स्ट्रेटजी की वजह से होती है। उसमें हमें हर बंदा हिट करता है, उसमें हमें जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी हिट करते हैं, दूसरी तरफ से जो भी जिनके खिलाफ क्रिमिनल लोगों के खिलाफ हम पीछे जाते हैं वो हमें हिट करते हैं, और वो ये हिटिंग मुख्तलिफ डायरेक्शन से आती है। तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट जो ताल्लुक है हमारी प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से होता है। उसमें शायद इतना रमजान का नहीं हो, अगर हम उसमें भी ज्यादा काम करेंगे तो जाहिर है उसके वही ऑलवेज एक्सपेक्ट के जी रिटेलिएशन नहीं होगी। अब हमने उसमें यह किया है कि हमने अपनी पुलिस की स्ट्रेटजी, पेट्रोलिंग स्ट्रेटजी में थोड़ी सी हम तब्दीली अभी मजीद करेंगे, क्योंकि ये जहाँ पर देखते हैं आपको पता है हमारे हाउसिंग के इशूज हैं, हमारी जॉब्स के लड़कों के कुछ इशूज हैं, तो उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि एक तो लोकल बंदा वहाँ पर हम डिप्लॉय करें और पेयर्स में डिप्लॉय करें और उनको ज्यादा ब्रीफिंग्स दें। लेकिन ये रिटेलिएशन पुलिस की अनफॉर्चुनेटली कराची में बहुत ज्यादा होती रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह से दोनों तरह से, यानी प्रोएक्टिव पुलिसिंग के जरिए भी और प्रिवेंटिव साइड पर भी हम इसको किसी तरह से रिड्यूस कर सकें। एक चीज जिसका सामना माहिर बहुत ज्यादा आम शहरियों को होता है, वो जब रात को देर से घरों को वापस जा रहे होते हैं, स्ट्रीट क्राइम का उन्हें सबसे ज्यादा जो है निशाना बनाया जाता है। और फिर दूसरी चीज जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पुलिस की ईदी मुहिम। इन दोनों को किस तरह से आप काउंटर करेंगे? मेरे ख्याल से आप अगर स्ट्रीट क्राइम के इंडिपेंडेंट जो हमारे पास इदारे हैं काम करते हैं, CPLC है या बाकी जो आपके खुद मीडिया के लोग हैं जो हमारे ऊपर वॉच डॉग की हैसियत रखते हैं, आप देखेंगे उसमें भी एक नुमाया कमी तो आई है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी स्ट्रीट क्राइम का एक फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया हो,
लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे उसमें भी एक डिक्रीज है। तो चूंकि इसमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होगी और ये तमाम स्ट्रेटजी रीथिंक करके हम, क्योंकि रात देर तक इसमें मार्केटें खुली रहेंगी, तो आप देखेंगे कि रात को देर तक चौकों पर, बाजारों पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट आपको ज्यादा नजर आएगी। तो थानों में, हमारे SCPO के दफातर में, SP साहिबान के दफातर में पुलिस कंप्लेंट सेंटर और वहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर कायम होंगे। मेरी पब्लिक की अपील होगी कि अगर कोई वैसी चीज देखते हैं जो कि उनको नॉन पुलिसिंग बिहेवियर लगता है तो फौरी तौर पर रिपोर्टिंग सेंटर पर या अल्टरनेटिवली मददगार 158 एक्टिव हो चुका है, उस पर सिर्फ एक कॉल करें, इंशाअल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जितनी हमें कंप्लेंट मिलेगी, हम तक बात पहुंचेगी, उतना ही नॉन पुलिसिंग बिहेवियर डिस्करेज होगा। ईद की खरीदारी के सिलसिले में निकलने वाले शहरियों को एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना इन दिनों ये होता है कि उनकी गाड़ियों की चोरी और छीना जाना या गाड़ियों से कीमती सामान की चोरी बढ़ जाती है। इसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास सर? देखिए, पार्किंग जो एरियाज हैं वो मुख्तस किए गए हैं, वो इस सिक्योरिटी प्रोग्राम का हिस्सा है। वहाँ पर ACLC के जो स्पेशलाइज सेल है उनके प्लेन कपड़ों में लोग होंगे और हमारे भी इंशाअल्लाह प्लेन कपड़ों में भी होंगे, और स्ट्रेटजिकली जो हम डिप्लॉय करते हैं वो भी वहाँ पर होंगे, ताकि उनको, चोरों को एक आप अचानक सरप्राइज दे सकें। ऑपरेशन ज़रबे की मौजूदगी में जो इस वक्त जारी है, कराची में कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई स्पेसिफिक थ्रेट मौजूद है क्या रमजान या ईद के मौके पर? देखिए, बिल्कुल थ्रेट्स IRB हमारे पास हैं, थ्रेट्स तो मौजूद हैं। जो नॉर्थ की सूरत हाल है और उसके लिए हम इंशाअल्लाह तैयार भी हैं। आपको पता होगा कि हर जोन ने एक रीजनल रिस्पांस फोर्स तैयार की है जो कि स्पेशलाइज्ड शूटर्स हैं, स्पेशलाइज्ड इस तरह के टेररिज्म को डील करने के माहिर लड़के हैं। तो ये थ्रेट तो ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन इसका इस रमजान के ऑर्डिनरी क्राइम से हमने इसको बिल्कुल अलग रखा है। उसको कैटर करने के लिए हमारी डिफरेंट फोर्स है। नॉर्मल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ फाइट करने के लिए हमारी टोटल डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, लेकिन वो खतरा हमेशा मौजूद है। और जब तक ये आपकी नॉर्थ की सूरत हाल ठीक होती है, तब तक ये हमारी पुलिस की प्रिपेयर्डनेस इसी हालत में जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया DIG ईस्ट मुनीर शेख साहब आपका। और अब जाते जाते पुलिस की ईदी मुहिम के हवाले से एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी देखते जाइए। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।